सबसे पहला सवाल सर आपसे यही है कि सिनेमा में संवैधानिक मूल्य, मानवीय मूल्यों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सिनेमा जो है वो एक इंसान से जुड़ी हुई चीज़ है, मानवता से जुड़ी हुई चीज़ है। और एक तरीके से देखा जाए तो जो भी सृजनात्मक उसके पहलू हैं, इंसानियत के और जीवन के, उन सब चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ है। तो उसमें जैसी आदमी की सोच होती है वो सब चीज़ें उसमें आ जाती है, उसका उम्दा आपको दर्शन मिलता है उसमें। जी, मैं आपकी फिल्म गमन से शुरुआत करूंगा इस इंटरव्यू की। गमन का पहला सीन अगर याद करें तो कोतवारा गांव आता है और उसके बाद फिर कहानी मुंबई पहुंच जाती है। तो वो दर्द आया कहाँ से, महसूस कैसे हुआ एक निर्देशक के तौर पर आपको? देखिए, एक तो दो चीज़ें होती हैं। एक इंसानियत का एक बड़ा दायरा जी, और दूसरा इंसानी रिश्ते जी, जो मतलब आदमी जिन चीज़ों से जुड़ा हुआ है उनको महसूस करने से उनका एहसास होता है। तो इसमें बड़ा दायरे में तो ये आता है कि एक बड़े पैमाने पे पलायन हो रहा है, बड़े शहरों में लोग जा रहे हैं गांव से, और फिर उनका क्या हशर हो रहा है। और छोटे पैमाने पे आप जैसे लोगों को जानते हैं, उनकी लाइफ को समझते हैं, महसूस करते हैं, तो वो एक कहानी हो जाती है दूसरे फिल्म की। तो उसको जी आप कर लीजिए, मैं काट लूँ। हाँ, राजन, आई जस्ट फोन यू। हेलो हेलो, मैं कर लूँगा उसको सर, आपने सेंड। जी, तो कैसे वो कहानी आई आपके दिमाग में, मैं वो जानना। कहानी तो जीने से आती है, रहने से आती है। एक जगह लोगों को उनके ऊपर क्या बीत रही उसको क्या कहते हैं समझने से, महसूस करने से आती है कहानी। तो जाहिर है हर कहानी की एक टेक्निकल वो होती है कि एक शुरुआत, तो उसका मध्य वो, और फिर उसका अंत क्या है। तो एक पूरा जो उसका ग्राफ है वो तो एक दर्शक की डिमांड है, क्योंकि बगैर उसके दर्शक समझ नहीं पाता बात को। जी, हम लोग तो जीते रहते हैं, मतलब ओपन एंडेड। जी, लेकिन दर्शक जो है वो उसको बांधना पड़ता है किस्से में, एक हादसे के साथ, लोगों के जीवन के साथ। जी, हम देख रहे हैं कि आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद के जो सिनेमा है, भारतीय सिनेमा है, और इसमें हिंदी सिनेमा जो बेसिकली है वो मूल्यों के साथ बढ़ता हुआ दिखाई देता था। उस दौर की फिल्मों में अकाल, भुखमरी, शिक्षा व्यवस्था, ये सब मुद्दे थे। 80 के बाद आते आते एक ऐसा महसूस होता है, आपकी फिल्में हैं, बहुत सारे लोग और भी हैं जो समानांतर सिनेमा के दौर की फिल्में बना रहे थे, उसके अलावा मूल्यों के साथ छेड़छाड़ हुई है। क्या आपको ऐसा लगता है, और अगर हुआ है तो ऐसा क्यों? मेरा तो ख्याल, आप देखिए, हर आदमी कोई चीज़ छुपी तो है नहीं, हर चीज़ आपके सामने है। अब सिनेमा जो है इतना ज़्यादा व्यावसायिक हो गया है कि आप कहाँ तक समझौता करें उसके साथ। मतलब कैसे बनाएंगे, कैसे दिखाएंगे, कैसे उसका खर्चा पूरा करेंगे, क्योंकि एक आदमी का काम तो है नहीं सिनेमा। जी, कि कलम उठाया आपने, लिख दिया। उसके लिए बहुत लोग चाहिए होते हैं, सैकड़ों लोग चाहिए होते हैं। तो फिर जब आदमी समझौता करता है, जो पैसे लगाता है, उसकी क्या मानसिकता है। आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि पैसे की जो मानसिकता है वो हमेशा इजी वे आउट देखती है। जी, जल्दी आ जाए वापस। हाँ, जल्दी आ जाए। वो ये नहीं सोचते कि अगर हम कोशिश करेंगे और मेहनत करेंगे तो हम गहरी चीज़ भी दर्शक तक पहुंचा सकते हैं। तो ये मामला है उसमें फिल्म में, और ज़ाहिर है उससे एक पूरी दुनिया बनती है, पूरा माहौल बनता है, पूरा क्या कहते हैं कल्चर बनता है, जिसके साथ हम जैसे लोग समझौता करना मुश्किल पसंद नहीं कर पाते आप लोग। दिखता भी है आपकी फिल्मों में, दिखता है। अंजुमन का नाम आता है जब, तो चिकन कारीगरों की कहानी याद आती है, उनका दर्द याद आता है, उनका पलायन याद आता है।
तो लखनऊ में रहते हुए, अवध में रहते हुए आपने वो कहानी कैसे देखी, और फिल्म बनाने के बाद जो सेंसरशिप से आपको सामना करना पड़ा, वो फिल्म शायद अभी तक रिलीज़ नहीं हो पाई है। यूट्यूब पर जो अवेलेबल थी वो जो भी थोड़ी बहुत कटिंग के साथ मिली, तो उसके साथ आप क्या कहानी कैसे शेयर करना चाहते हैं उसकी? भाई वो तो एक जैसे कहना चाहिए लखनऊ में रहने जीने का एहसास है, दर्द है, और फिर ख़ास तौर से जब लखनऊ में आप रहे हैं तो पुराना लखनऊ जो है किस तरीके से मिट रहा है, बिगड़ रहा है, कमज़ोर पड़ता जा रहा है। फिर दस्तकारों की क्या हालत है, दस्तकारों का शोषण कैसे होता है। असल में सारा खेल शोषण का है कि आदमी चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाए उससे। तो वहाँ कहानी में तो बुनियादी तौर पे यही है कि अंजुमन का मतलब संगठित होना। तो अंजुमन किसान जब कारीगरों की और दस्तकारों की अंजुमन बनती है तो फिर लोग उससे डरते हैं। जो मतलब बड़े बड़े डीलर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो डरते हैं कि अगर कहीं रेट बढ़ गया तो फिर हमारा काम ठप हो जाएगा। उस दौर की सत्ता भी हिली थी क्या ऐसा कुछ फिल्म बनाने के बाद, उत्तर प्रदेश की या कहीं की? वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर उसको रिलीज भी नहीं हुआ ना कि उसका इतना बड़ा असर हो। लेकिन जाहिर जिन लोगों ने देखा उन लोगों तो उसको मतलब दिल से अप्रिशिएट किया, महसूस किया। समझ में ये भी आता है कि जब फिल्म सेंसर बोर्ड में शायद रिलीज़ नहीं हुई, उसको सर्टिफिकेट नहीं मिला, और उसके बाद फिर वो यूट्यूब पर अवेलेबल थी। तो अब मैं उसी सवाल को आगे ले जा रहा हूँ। ऐसी फिल्में जो सेंसर बोर्ड कट कर देता है, उनके सीन काट देता है, फिल्म की कहानी बदलवा देता है, सीन बदलवा देता है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये फिल्म सेंसर बोर्ड तो सेंसर तो उसका हो चुका है, लेकिन वो जो लोगों ने पैसे लगाए थे उनको लॉस दिखाना था। तो वो कैसे जानी चाहिए थी? तो उसकी दूसरी वजह थी। कुछ वजह अगर आप शेयर कर सके, क्योंकि वो अब कब मैं उसको बता नहीं सकता हूँ क्योंकि उनसे ताल्लुकात भी अच्छे हैं। तो बहरहाल फिल्म ने तो अपने बलबूते पे कई मुल्कों में गई, वैंकूवर गई, इधर उधर गई, काफ़ी उसका अच्छा और गहरा असर हुआ। और आज भी मैं समझता हूँ लखनऊ के कल्चर को लेके वो एक बेहतरीन फिल्म संग मील है जी। तो अब क्या है कि अब जितना लोगों को एहसास हो रहा है इन चीज़ों की अहमियत का, अब वो शायद बेटर क्वालिटी भी आ जाएगी यूट्यूब पे। तो और ये जो चेंज हुआ है ना 35 मिलीमीटर नेगेटिव से, और जो डिजिटल फॉर्मेट आया, तो सारी लेबोरेटरीज और सब कुछ पूरा सिस्टम ही बदल गया ना। तो जो चीज़ें थी जब तक अगर डिजिटाइज हो गई हैं तो बड़ी बात है, नहीं तो फिर निर्देशक आज के संवैधानिक मूल्य जो मानवीय मूल्य हैं, बेसिकली पहले मानवीय हैं फिर वो संवैधानिक बने हैं। तो निर्देशकों को कहानियाँ क्या लिखते नहीं हो रहा है, या राइटर लिख नहीं पा रहे हैं, या सिर्फ पैसा कमाना उद्देश्य हो गया है? जिससे कि जैसे मैं एक उदाहरण से अगर मैं आपको बात अपनी रखूं कि एक फिल्म में पुलिस वाला जो है वो किसी भी व्यक्ति को घर से उठा लेता है, और वो परसेप्शन क्रिएट हो गया सोसाइटी में कि अब पुलिस वाले कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मैसेज हैं समाज में। तो फिल्में जब परसेप्शन क्रिएट करती हैं, समाज में बदलाव लाती हैं, बदलाव लाने की तरफ प्रेरित करती हैं, तब निर्देशकों की जिम्मेदारी क्या नहीं रहती, या लेखकों की जिम्मेदारी नहीं रह रही आज के जो फिल्म मेकर्स हैं? उस पर आपका क्या कमेंट होगा? देखिए, है भी और नहीं भी, इसमें आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते जी। तो मैं वही, कुछ लोग तो महसूस कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं सामने, कुछ लोग समझौता कर लेते हैं, और जब समझौता करते हैं तो फिर हर चीज़ वो समझौता सिर्फ कमाई को लेकर के लग रहा है, या क्योंकि मूल्य तो कमाई से पहले तो बनाई होती है ना, कमाने के लिए बनाई गई फिल्म है। तो फिल्म जब बनती है उसी वक्त से ही समझौता हो जाता है ना। 80 के दशक के बाद टीवी आ गया। टीवी ने सिनेमा को किस तरीके से बदला? क्या फॉर्मेट चेंज हुआ, क्या कहानियों में बदलाव आया? क्योंकि टीवी का और सिनेमा घरों का ऑरा बहुत अलग है। लेकिन क्या टीवी में भी आई बॉल चाहिए होती है? टीवी भी को बड़े नामों का सहारा चाहिए होता है, बड़े स्टार्स का सहारा चाहिए होता है, वरना उसको कोई देखेगा नहीं। टीवी में इतना मतलब भरमार है कंटेंट का कि हाउ टू अट्रैक्ट समबडी, उसके लिए यू नीड नेम्स। और टीवी में जो सबसे बड़ा गिरावट ये आई कि उसमें
प्रोडक्शन वैल्यूज जो थी वो घट गई। जो चीज़ें टीवी के लिए बनने लगी वो लगता था कि ये टीवी के लिए बन रही है। मैं कुछ पुरानी फिल्मों के नाम आपसे जानना चाहूँगा। जब आप फिल्में देखा करते होंगे या फिल्म बनाने की सोचते तो मैं रोज़ देखता हूँ। तो वो कौन सी फिल्में हैं जिनमें मूल्य आपको नज़र आते हैं 60-70 के दशक के आसपास की? देखिए की सारी फिल्में हैं, उनमें आपको मूल्य मिलेंगे। केरला की बहुत सी फिल्में हैं, बंगाल की और भी डायरेक्टर हैं उनकी फिल्में हैं, बम्बई में भी मुझे लगता है बहुत सी फिल्में थी जो गहराई से लिखी गई थी और मतलब और जिसे कहना चाहिए महसूस करके बनी है, प्यासा है, इस तरीके की बहुत सी फिल्में। आज के दम समय में कोई फिल्में 2-4 नाम अगर आप लेना चाहें, जैसे भी सारा करना चाहें, एक तो 90 के बाद आज भी आती हैं, अच्छी फिल्में तो आ जाती हैं, ऐसी बात नहीं, बन रही हैं फिल्में, हम ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल सर यही है कि एक समानांतर सिनेमा का दौर आया 70 के बाद। क्या आज के समय में लोग मानते हैं कि आज भी समानांतर सिनेमा जैसी फिल्में आज भी बन रही हैं? क्या आप भी सहमत हैं इससे? क्योंकि कला तो जिंदा है, दर्शक भी जिंदा है, कलाकार भी महसूस करता है चीज़ों को, तो काम तो होता आ रहा है। लेकिन एक जो फिल्म बनाने की जो मानसिकता है, उसके लिए बहुत आज़ादी चाहिए। थोड़ा सा सोच में आज़ादी, इंसान के लिए सोचना, गहराई से सोचना, किसी कोई एजेंडा नहीं होना चाहिए फिल्म। क्योंकि जहाँ एजेंडा आ गया ना वहाँ फिल्म ख़त्म हो जाती है, मतलब उसका मज़ा जो है वो खत्म होता है, फिर वो एडवर्टाइजिंग का एक हिस्सा हो जाती है। मुझे लगता है जब दर्शक जानता है, जी, दर्शक समझने लगे फिल्म में क्या एकदम सुन लेता है कि इसमें ये किस क्या धारा की फिल्म है, किस तरफ जा रही है फिल्म। जी, सत्यजीत राय साहब को आप कैसे याद करते हैं आज के समय में? वो बहुत ही मतलब उनकी जो सोच थी और जो उस कल्चर के अंदर उनका मतलब एक कंसर्न था और पकड़ जो थी कल्चर की, वो मतलब बहुत ही ख़ास। और दूसरी चीज़ ये कि वो इस मीडियम को उन्होंने हट के देखा और मुझे लगता है एक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखा, क्योंकि उस वक्त काफ़ी विलायत से फिल्म मेकर्स भी आए थे, रेनुआ वगैरह इस तरीके के लोग जिन्होंने बंगाल में काम किया। तो वो और एक जो इंटरनेशनल सिनेमा में एक जो नोबल वाग था और जो मॉडर्न सिनेमा था यूरोप वगैरह का, उसमें एक इंडिविजुअलिज्म थी, एक अलग तरह की आर्टिस्ट्री थी जो उन्होंने अपने वक्त में पकड़ने की कोशिश की। उमराव जान कैसे याद आई कि उमराव जान पर फिल्म बनानी चाहिए, हिस्टोरिकल है और वो भी एक तरीके से देखा जाए तो मैं जब मुंबई गया गमन बनाने के बाद ही की बात है, तो मुझे लगा कि रे के जैसे अपने कल्चर में डूब के फिल्में बनाते हैं, तो क्या अवध का और अपना यूपी का और उर्दू कल्चर में एक ऑथेंटिक फिल्म नहीं बन सकती, गहरी मतलब कलात्मक फिल्म नहीं बन सकती। तो उससे फिर मेरा खिंचाव उमराव जान की तरफ हुआ। उमराव जान में ख़ास बात ये थी कि वो एक लखनऊ का दौर था जो एक उसमें एक अलग तरह का दर्द था, 1857 दिखता है से पहले का दर्द था, और फिर उसमें आपको वो भी लगता है कि इसके बाद क्या हुआ होगा। तो वो उसमें एक और फिर दूसरी चीज़ ये एक असहाय बच्ची की कहानी थी जो खींचती थी। जी, तीनों फिल्मों में आपकी गमन, अंजुमन और उमराव जान में जो आपने सोचा था एक निर्देशक के तौर पर, क्या वो फिल्में तीनों एक्टर्स ने बहुत अच्छी तरीके से निभाया और रोल? ऐसा लगता है? मुझे लगता है, मुझे पूरा इत्मीनान है कि जो काम लोगों ने किया है और जो वो बहुत ज़बरदस्त है, वो बहुत असली और सच्चे किरदार निभाए। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं, OTT आ गया है अब आज के समय में, मुजफ्फर अली साहब भी OTT पर जाएंगे?
नहीं, मैं OTT की तरफ मैंने कभी मतलब गौर नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है OTT में जो क्वालिटी है वो सही नहीं आ रही, क्योंकि OTT को इंडियन फिल्म मेकर्स पे पूरा विश्वास नहीं कि वो क्लासिक सिनेमा बना सकते हैं। क्लासिक सिनेमा का मतलब ये है कि सिनेमा जिसमें एक ऑथेंटिसिटी हो, प्रोडक्शन वैल्यूज़ हो, कल्चर से जुड़ा हुआ हो। तो OTT और ज़्यादा कमर्शियल है, बहुत ज़्यादा कमर्शियल है, और उसको कभी आपको बड़े बजट पे काम करने का मौका नहीं देगा। वो हिंदुस्तान की जो मार्केट है उसके हिसाब से जो गाली गलौज है, जो जिसमें अब बहुत उनको आज़ादी मिल गई सेंसर ना होने की वजह से, वो कुछ भी बोल सकती हैं। मूल्यों का भी खतरा होगा वहाँ? हाँ, वो तो होता ही है उसमें। हाँ, क्योंकि उनको वेस्ट के हिसाब से काम करना है ना। वेस्ट के हिसाब से वो बुरी चीज़ें नहीं हैं, और हिंदुस्तान के हिसाब से भी वो बुरी चीज़ें नहीं हैं, एकदम, ताकि वो चले। जी, जिक्र का याद जरूरी है यहाँ पर। जिक्र आपने कहानी लिखी है, क्यों जरूरी लग रही है? और भाई देखिए, आदमी जब तक कि दूसरे के सामने अपने दिल दिमाग को खोल के नहीं रखता है, तब तक लोग समझ नहीं पाते कि ये कहाँ से आ रहे हैं और क्या इनका रास्ता है, कहाँ जा रहे हैं। तो जिक्र में मैंने अपने तमाम सब रिश्तों को एनालाइज किया है। जिन रिश्तों ने मुझे बनाया है, जैसे मेरे पिताजी, वो मेरी माताजी, वो, और फिर जितने भी और कलाकार और बड़े बड़े शायर मेरी ज़िंदगी में आए और क्या क्या नहीं मुझे दे गए, उसका सबका जिक्र है। फिर उन शहरों का जिक्र है जहाँ मैं समय गुजरा, फिल्में बनाई, जहाँ मैंने फिल्में बनाई, जहाँ काम किया, और वहाँ कौन कौन मिला, और हर फिल्म में मुझे क्या क्या मज़ा आया, क्या क्या तकलीफ़ें हुई, और क्या क्या मैं कर सका, क्या नहीं कर सका। तो जिक्र एक बहुत ही एक तरीके से एक ख्वाब देखने वालों का मैन्युअल है, जो आज के बच्चे ख्वाब देखना चाहते हैं। तो जिक्र से अगर गुजरें तो उनको और मज़ा आएगा। जी, एक और सवाल ये है कि आपकी फिल्मों में शहर जो है एलिमेंट के तौर पर दिखता है। आपकी फिल्मों में लखनऊ दिखता है, दिल्ली दिखता है, मुंबई दिखता है, और दिखता है, मतलब वो ओरिजिनल में दिखता है। मैं आखिरी सीन गमन का देखता हूँ तो मुझे बार बार याद आता है, मुंबई आने के बाद कोई अपने गाँव नहीं पहुँच पाता। तो ऐसा क्यों है? दिल्ली में रहकर दिल्ली की फिल्में आप बनाना चाहेंगे? दिल्ली में ऐसा है कि कुछ मुझे जो मैंने दिल्ली में काम किया है वो बुनियादी तौर पे तो स्पिरिचुअल काम ज़्यादा है। जहाँ खुसरो मैंने किया, कि मुझे लगा है दिल्ली है जो दिल्ली में जो मुझे आप दिल्ली महसूस करते हैं, जिस दिल्ली, वो एक फकीरों का दिल्ली है। और उसके बाद दिल्ली जो है वो मुझे नहीं कुछ समझ में आता है। जो पॉलिटिकल दिल्ली है या जो एडमिनिस्ट्रेटिव दिल्ली, वो दिल्ली जो है वो बदलता रहता है, उसमें कोई दायम रहने वाली चीज़ नहीं है। तो दिल्ली को मैं उसी हद तक समझ सकता हूँ जितना मैं उससे हासिल कर सकता हूँ। वो है बुनियादी तौर पे अमीर खुसरो। फिल्मों में वो एलिमेंट कैसे आता है शहर का, वो थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपसे। लगाव है या उससे उसको प्रेजेंट? देखिए, हर शख्स को एक स्पेस चाहिए। कोई शख्स जो है वो आउट ऑफ स्पेस और वैक्यूम में तो रहता नहीं, और जो वो है वो उस जगह का नमूना है जहाँ का वो कहाँ वो रह रहा है। तो वो चेहरा, आपके चेहरे पे वो शहर जो है झलकता रहेगा। आप लखनऊ के हैं तो आपके चेहरे पे वो लखनऊ होगा, उसकी खुशबू और बदबू और परेशानी और खुशी हर चीज़ आपको मिलेगी। दिल्ली होगा तो दिल्ली में थोड़ा और दूर हो जाता है आदमी चीज़ों से, बम्बई में और दूर हो जाता है। लेकिन दूर होने का मतलब ये नहीं कि वो आप उस शहर से के दायरे से निकल गए बाहर। तो शहर जो है आदमी को घेरे रहता है। फिल्मकार बने रहना चाहते हैं या कोई और आगे की तरफ आप बदल रहे हैं? मैं तो एक फिल्मकार भी हूँ, दस्तकार भी हूँ, कदरदान भी हूँ कला का, और लोगों के साथ जोड़ के काम करना चाहता हूँ, चाहे वो कला का काम हो या दस्तकारी का काम हो
मौसीकी का हो, गाने का हो, कथक हो, इन सब चीज़ें मेरी जिसे कहना चाहिए केमिस्ट्री में हैं, जिनको मैं अपने को दूर नहीं कर पाता हूँ।